हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग जॉन रस्किन बॉन्ड का काफ़ी फेमस एसे एंड टू दिस लास्ट को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था इस वाले टॉपिक के लिए और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में है ये वाला टॉपिक। ये जो नोट्स हम रेडी कर रखे ना, ये लगभग 12 पेज का नोट्स है। तो इस नोट्स की हेल्प से ना आप इस टॉपिक से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन का आंसर रेडी कर सकते हो। बस एक वीडियो के हेल्प से 4-5 क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। चाहे वो आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आता हो 5 मार्क्स का, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आता हो 10, 12 या 14 मार्क्स का, तो 4-5 तरह के क्वेश्चन का आंसर बस एक वीडियो के हेल्प से रेडी किया जा सकता है। तो वो आपको हम आगे जाके बताएंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है ना, आपको अपना प्रीवियस ईयर का 3-4 साल का क्वेश्चन देखना है कि किस अकॉर्डिंग कैसा क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद जो आपको अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट लगे ना, उस क्वेश्चन का आंसर रेडी करना है इस वीडियो के हेल्प से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम कोशिश किए हुए नोट्स का लैंग्वेज काफ़ी ईजी रखने का, ताकि आप लोग को नोट्स आसानी से समझ आ जाए। तो अगर नोट्स आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है, आपकी हेल्प होती है नोट्स के थ्रू, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है। इंट्रोडक्शन से हम लोग शुरू करते हैं। अनटू दिस लास्ट इज ए सीरीज ऑफ 4 एसे। अनटू दिस लास्ट जो है वो 4 एसे का सीरीज है ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि आर्थिक राजनीति पे आधारित है। रिटन बाय जॉन रस्किन, जिसको कि लिखा गया है जॉन रस्किन के द्वारा, जिनका कि पूरा नाम जॉन रस्किन बॉन्ड है। इट वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन द कॉर्नहिल मैगजीन इन 1860। इसको स्टार्टिंग में जो सबसे पहले पब्लिश करवाया गया ना, कॉर्नहिल मैगजीन में करवाया गया 1816 में, एंड लेटर इन बुक फॉर्म, और बाद में इसको किताब के रूप में पब्लिश करवाया गया इन 1862 में। इट इज बेस्ड ऑन रस्किन्स लेक्चर ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी विच ही डिलीवर्ड एट मैनचेस्टर इन 1857। मतलब रस्किन जो है, इट मीन्स जो ऑथर है ना, वो 1857 में मैनचेस्टर में जो लेक्चर दे रखे हैं ना पॉलिटिकल इकोनॉमी पे, इट मीन्स आर्थिक राजनीति पे, उसी लेक्चर्स पे आधारित है ये वाला वर्क, ये वाला बुक। थ्रू दिस एसे, इस एसे के जरिए जॉन रस्किन सोज अस, जॉन रस्किन जो है हम लोग को दिखाते हैं कि ही वॉज डीपली कंसर्न्ड अबाउट द प्लाइट ऑफ द वर्किंग क्लास ऑफ हिज टाइम। वो दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं अपने टाइम के वर्किंग क्लास के प्लाइट को लेके। प्लाइट मीन्स हो जाता है दुर्दशा, मतलब उनके टाइम जो मजदूरों की दुर्दशा हो रखी थी ना, मजदूरों पे जो संकट आ रखा था ना, तो उसको लेके कितने ज़्यादा दुखी है ना, वो दिखाने की कोशिश किए हुए हैं जॉन रस्किन बॉन्ड जो है इस एसे के थ्रू। विच सफर्ड अंडर द हार्श कंडीशन ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। उस टाइम के मजदूरों को ना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ था ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को हिंदी में हम लोग औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इस वजह से क्या हुआ था ना कि बहुत सारे मजदूर को जॉब से निकाल दिया गया था, मतलब उनसे नौकरियां छीन ली गई थी, क्योंकि ना साइंटिफिक मेथड का या मशीन्स का यूज़ किया जाने लगा था फैक्ट्रीज में, या फिर होता है ना बहुत सारा काम करने के लिए मशीन्स का यूज़ किया जाने लगा। तो इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा क्या हुए ना, बेरोजगार हो गए। बहुत सारे मजदूर जिनके पास स्किल्स नहीं था, उनका जॉब चला गया। तो उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद मजदूरों की क्या स्थिति हो गई है ना, उसको दिखाने की कोशिश किए हुए हैं ऑथर। उससे रिलेटेड अपना कंसर्न, इट मीन्स चिंता जाहिर किए हुए इस एसे में जो है ऑथर रस्किन बॉन्ड। दिस एसे रिमेन्स ए हाईली इन्फ्लुएंशियल एंड ऑफन क्रिटिसाइज बुक। ये जो एसे है ना काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, इट मीन्स प्रभावशाली, और ऑफन क्रिटिसाइज, इट मीन्स काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी की गई है इस बुक की। इट वॉज एन इंस्पिरेशन टू मैनी प्रोमिनेंट पीपल। ये जो एसे है वो बहुत सारे प्रोमिनेंट पीपल, इट मीन्स जो प्रमुख, इट मीन्स महान जो लोग होते हैं ना, उनके इंस्पिरेशन, प्रेरणा का भी कारण बना है, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी। इट मीन्स में महात्मा गांधी भी शामिल थे। महात्मा गांधी भी जो जब इस वर्क को पढ़े, एंड टू दिस लास्ट को पढ़े ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए इस वर्क से। हु पब्लिश्ड ऑन पैराफ्रेज्ड गुजराती ट्रांसलेशन इन 1908। और इसी वर्क से प्रभावित होकर ना महात्मा गांधी इस वर्क का ना अपना एक खुद का पैराफ्रेज, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं पैराफ्रेज मतलब हो जाता है एक खुद का एक संक्षिप्त व्याख्या पब्लिश करवाए गुजराती में 1908 में, जिसका कि नाम सर्वोदया रखा गया। महात्मा गांधी जो बुक पब्लिश करवाए ना, जो कि अनटू दिस लास्ट पे बेस्ट था, वो गुजराती में था, उसका नाम सर्वोदया था। उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस कर रखे हैं कि अगर महात्मा गांधी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना, तो आपको उस वाले सेक्शन से स्टार्ट करना है, वो हम आखिरी में सबसे डिस्कस कर रखे हैं। तो ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन खत्म हो गया। इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, उसमें आपको इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो आपको 4-5 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखना है। अगर 14 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो आप इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन को इतना बड़ा कर सकते हो।
अब नेक्स्ट है अबाउट ऑथर के बारे में। हम लोग ऑथर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन खत्म होता है। ये इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड सब में यूज़ कर सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो 4-5 लाइन का इंट्रोडक्शन रखना। अगर लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, 14 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो ना, तो आपको ये बड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन यूज़ करना होगा अपने आंसर में, ठीक है। अब नेक्स्ट है अबाउट जॉन रस्किन बॉन्ड। इट मीन्स हम लोग ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। रस्किन बॉन्ड इज एन एमिनेंट इंडियन राइटर। रस्किन बॉन्ड जो थे एक प्रमुख भारतीय राइटर थे और ब्रिटिश डिसेंट, लेकिन ये ब्रिटिश डिसेंट इट मीन्स ब्रिटिश स्कूल से, अंग्रेजी कुल से बिलोंग करते थे। मतलब भारतीय थे लेकिन बाद में मतलब बाहर रहने लगे, इस वजह से अंग्रेजी डिसेंट से ये बिलोंग करते हैं। ही हैज़ रिटन ओवर 500 शॉर्ट स्टोरीज, एसेज एंड नॉवेल्स। ये लगभग 500 से भी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी, एसे और नॉवेल्स लिख रखे हैं, इंक्लूडिंग 69 बुक्स फॉर चिल्ड्रेन, जिसमें कि 69 बुक्स शामिल है बच्चों के। अभी मतलब बच्चों के लिए भी ये अपना वर्क लिख रखे हैं। द साहित्य अकेडमी अवार्ड वॉज गिवन टू हिम। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया इन 1992 में फॉर हिज वर्क आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए। इन 1919 में ही रिसीव्ड पद्मश्री। इनको पद्मश्री भी मिला इन 2014 और 2014 में ही रिसीव पद्म भूषण। इनको पद्म भूषण भी मिला। मतलब काफ़ी फेमस ऑथर थे, मतलब हर तरह का लिटरेरी अवार्ड जो है इनको मिल रखा है। काफ़ी फेमस वर्क लिख रखे हैं ये। सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस बुक्स इंक्लूडेड, और इनके कुछ बहुत प्रसिद्ध बुक्स में शामिल है द रूम ऑन द रूफ, जो इसको कि 1956 में पब्लिश करवाया गया। ये इनका सबसे पहला वर्क था और इसको भी मतलब अवार्ड दिया गया है। द ब्लू अम्ब्रेला, जो कि 1980 में पब्लिश करवाया गया है। ए फ्लाइट ऑफ पिजन, जिसको कि 1978 में पब्लिश करवाया गया। ए हैंडफुल ऑफ नट्स, इसको 1980 में पब्लिश करवाया गया। एंड एंग्री बर्ड्स, जो कि 1972 में पब्लिश करवाया गया। नेक्स्ट जो है हम लोग अब टाइटल के बारे में पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से इस एशे का टाइटल लिया गया। द टाइटल कम्स फ्रॉम जीसस पैराबल ऑफ द वर्कर्स इन वाइन यार्ड। ये जो टाइटल लिया गया ना जीसस के पैराबल, इट मीन्स कहावत से लिया गया, जिसमें कि कुछ वर्कर्स जो है वाइन यार्ड में काम कर रहे थे। वेयर इन ए लैंड ऑनर, जहाँ पे जो है लैंड ऑनर इट मीन जो मेन मालिक है ना, एग्रीज टू पे ऑल हिज वर्कर्स द सेम अमाउंट। वो मान जाता है अपने सारे वर्कर्स को सेम अमाउंट पे करने के लिए, मतलब एक जैसा वेतन देने के लिए मान जाता है अपने सारे मजदूरों को, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच वर्क दे एक्चुअली डिड। इसके बावजूद कि कौन वर्कर कितना काम कर रहा है ना, इस चीज़ के बावजूद जो है लैंड ऑनर जो मेन मालिक है वो सबको इक्वल अमाउंट देने के लिए, इक्वल पैसा देने के लिए रेडी हो जाता है। तो इसी पे बेस्ड है इस एशे का टाइटल। इन दिस पैराबल क्रिस्ट सेइज, इस पैराबल में कहावत में क्रिस्ट कहते हैं टेक दैट दाइन इज एंड गो दै वे। वो बोलते हैं कि जो तेरा है, मतलब जितना तुम्हारा है वो ले लो और अपने रास्ते जाओ। आई विल गिव अनटू दिस लास्ट इवन एज अनटू दी, मतलब मैं अंतिम को भी उतना ही दूंगा जितने तुम्हें दिया है। मतलब यहाँ पे सबको एक जैसा अमाउंट, एक जैसा सैलरी देने की बात की जा रही है सारे वर्कर्स को। तो ये टाइटल वाला सेक्शन हो गया। अगर टाइटल के बारे में स्पेसिफिक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ जाए या कुछ डिस्कस करने बोले तभी आपको ये वाला सेक्शन डिस्कस करना है, वरना नहीं डिस्कस करना है। बस आपको ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से भी पता होना चाहिए कि टाइटल कहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन है थीम्स वाला। अब हम लोग थीम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में स्पेशली थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तभी आपको थीम्स डिस्कस करना है। फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में थीम्स वाला क्वेश्चन आ गया तो अब आप कैसे इसको डिस्कस करोगे? तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन डिस्कस करना है, उसके बाद थीम्स के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करना है अगर थीम्स पूछ दिया एग्जाम में। फिर सम की पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ मेन पॉइंट्स जो मेनली डिस्कस किया गया उसको थोड़ा हाईलाइट करके दिखाए हुए हैं। मतलब थीम से ही ये लाइन लिया गया लेकिन थोड़ा हाईलाइट किए हुए हैं। तो इस पॉइंट को भी आप चाहो तो स्टार्टिंग में डिस्कस कर सकते हो इंट्रोडक्शन के बाद, और फिर डिटेल में ये वाला थीम डिस्कस कर सकते हो। फिर एंड में कंक्लूजन लिख दोगे। तो इस तरीके से आपका 4 पेज का 5 पेज का लगभग आंसर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो आप ऐसे अपना आंसर दे सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थीम्स को डिस्कस करते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ लेबर, लेबर का इंपॉर्टेंस बताया गया है। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं उद्योग का इंपॉर्टेंस बताया गया है। रस्किन आर्ग्यूज दैट, रस्किन यहाँ पे तर्क देते हैं कि लेबर इज नॉट जस्ट ए मीन्स टू प्रोड्यूस प्रॉफिट। कि लेबर का अर्थ, इट मीन्स उद्योग या व्यापार का अर्थ सिर्फ यही नहीं होता है कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना, सिर्फ फायदा कमाना, बट ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ सर्विस। लेकिन जो व्यापार है, उद्योग है ना, वो एक तरह का सर्विस भी होता है, एक सेवा भी होता है। मतलब सोसाइटी के कल्याण के लिए कहीं ना कहीं सोसाइटी का भी अच्छाई छिपा होना चाहिए हर उद्योग में, हर व्यापार में, हर बिजनेस में। ही बिलीव्स दैट, उनका ऐसा मानना है कि वर्कर्स शुड बी पेड ए लिविंग वेज, कि वर्कर्स को इतना तनख्वाह मिलनी चाहिए दैट अलाउज दैम टू लिव ए डिसेंट लाइफ, जिससे कि वो एक डिसेंट लाइफ, एक सभ्य जीवन, एक उचित जीवन जी सके। इतना तो तनख्वाह मजदूरों को मिलनी चाहिए, ऐसा ऑथर्स का मानना है। और इसी चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है इस
ऐसे में, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला वाला थीम खत्म हो गया। तो आप थीम के बाद ना, मतलब पहला थीम डिस्कस किए, उसके बाद आप चाहो तो कोटेशन भी यूज़ कर सकते हो, जो कि हम एनालिसिस वाले सेक्शन में कोटेशन डाले हुए हैं। तो इस तरीके का कोटेशन जो है आप थीम्स वाले सेक्शन में भी बीच बीच में यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगे कि बीच बीच में कोटेशन डालना है, जैसे कि आपको अच्छा मार्क्स मिलता है, तो आप कोटेशन को यूज़ करके भी नोट्स को थोड़ा लंबा कर सकते हो। नेक्स्ट जो थीम है वो है द नीड फॉर सोशल जस्टिस, इट मीन सामाजिक न्याय की आवश्यकता। रस्किन आर्ग्यूज दैट, रस्किन ऐसा तर्क देते हैं कि द गवर्नमेंट शुड प्ले ए रोल इन रेगुलेटिंग द इकोनॉमी, की गवर्नमेंट को ना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहिए एक इकोनॉमी को रेगुलेट करने में, इट मीन्स अर्थव्यवस्था को विनियमित करने में, टू इंश्योर दैट, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि एवरीवन हैज़ ए फेयर चांस टू सक्सेड, कि सभी को एक फेयर चांस, एक सही मौका, एक होता है ना, एक न्याय संगत मौका मिला है सक्सेड करने का, इट मीन्स सफलता पाने का। तो इस वजह से यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि गवर्नमेंट को ना इकोनॉमी के विनिमय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। ही बिलीव्स दैट, ऐसा रस्किन का ऑथर का मानना है कि द करंट इकोनॉमिक सिस्टम इज अनफेयर, कि अभी का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो अनफेयर है, गलत है, अनुचित है, टू द पुअर, गरीबों के लिए, एंड वर्किंग क्लास, इट मीन्स मजदूरों के लिए। इसके बाद भी चाहो तो एक कोटेशन मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है द इंपॉर्टेंस ऑफ मोरालिटी, मोरालिटी के इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस किया गया है, इट मीन्स नैतिकता के महत्व के बारे में। रस्किन आर्ग्यूज दैट, रस्किन ये तर्क देते हैं कि इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड साइंस मस्ट हैव ए फाउंडेशन इन मोरालिटी, कि चाहे इकोनॉमिक्स हो, अर्थव्यवस्था हो, कोई व्यापार हो, उद्योग हो, आर्ट, कोई कला हो, साइंस हो ना, तो सबका एक जो मेन फाउंडेशन होता है ना, मेन जो नींव होता है ना, वो मोरालिटी होना चाहिए, वो नैतिकता होनी चाहिए, मतलब लोगों का भला होना चाहिए, चाहे कोई इकोनॉमिक हो, उद्योग हो, अर्थव्यवस्था हो, कोई कला का काम हो या फिर साइंस हो, तो सबके पीछे इंसान की ना भलाई छुपी होनी चाहिए। ही बिलीव्स दैट, उनका ऐसा मानना है कि द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू क्रिएट ए जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी, की इकोनॉमिक्स का पर्पस होता है, इट मीन्स आर्थिक व्यवस्था का पर्पस होता है कि एक न्याय संगत और समानतापूर्ण सोसाइटी क्रिएट किया जा सके, मतलब जहाँ पे सारे लोग एक जैसे हों। तो इस चीज़ के बारे में भी जो है इस एसे में डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे थीम्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लिए। अब कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस किए हुए हैं, आगे मेन बिंदु हम लोग बोल सकते हैं, मतलब थीम्स को ही यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस किए हैं। अगर आपके एग्जाम में थीम्स डिस्कस नहीं करने बोला है ना, तो आप ये वाला सेक्शन को यूज़ कर सकते हो कोई भी आंसर लिखते टाइम, क्योंकि ये जो 3-4 पॉइंट है ना, इसमें हम बताए हुए हैं कि मेनली जो ये एशे है वो किस बारे में है। तो अगर थीम्स नहीं पूछा डिटेल में तो आप ये वाला सेक्शन बिल्कुल हटा देना, बस ये की पॉइंट्स को डिस्कस कर देना, बस हेडिंग डाल के कि कुछ की पॉइंट्स जो कि इस एशे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला है द पर्पस ऑफ लेबर इज नॉट टू प्रोड्यूस प्रॉफिट, कि लेबर का पर्पस, इट मीन्स उद्योग का पर्पस सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिट प्रोड्यूस करना है, सिर्फ प्रॉफिट लेना है, बट टू सर्विस अदर, बल्कि लोगों का सेवा भी होना चाहिए कोई भी उद्योग का पर्पस, उद्देश्य। वर्कर शुड बी पेड ए लिविंग वेज, वर्कर को एक लिविंग वेज, इट मीन्स जो तनख्वाह देनी चाहिए, वेतन देना चाहिए, इतना देना चाहिए, दैट अलाउज देम टू लिव ए डिसेंट लाइफ, जिससे कि वो अपना एक डिसेंट लाइफ, एक सभ्य जीवन जी सके, तो इतना तनख्वाह वर्कर्स को देना चाहिए। इस चीज़ के बारे में भी इसे में डिस्कस किया गया है। द गवर्नमेंट शुड प्ले ए रोल इन रेगुलेटिंग द इकोनॉमी, इट मीन्स अर्थव्यवस्था के विनिमय में गवर्नमेंट को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, टू इंश्योर दैट, ये चीज़ सुनिश्चित करने के लिए कि एवरीवन हैज़ ए फेयर चांस टू सक्सेड, कि सभी लोगों को एक सही मौका, सही चांस मिला है सक्सेड के लिए, इट मीन्स सफलता पाने के लिए। नेक्स्ट जो डिस्कस किया गया इस नॉवल में, एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, मतलब हर इंसान, चाहे वो किसी भी सोशल स्टेटस का हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको ना, मतलब सब इंसान डिजर्व करता है कि उसको इक्वल ट्रीट किया जाए, उसके साथ डिग्निटी से ट्रीट किया जाए, इट मीन्स उसकी रिस्पेक्ट की जाए, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में भी इस सेशन में डिस्कस किया गया है। तो हम बता दिए कि अगर आप थीम्स नहीं भी डिस्कस कर रहे हो तो ये 4 की पॉइंट्स को कोई भी क्वेश्चन के आंसर में डिस्कस कर सकते हो, ये दिखाने के लिए कि मेनली जो ये ऐसे है किस बारे में है। अब नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ द एसे, इस एसे के एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। द एसे अनटू दिस लास्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 एसेस, की एसे जो है अनटू दिस लास्ट उसको 4 एसे में डिवाइड किया गया है। पहला है द रूट्स ऑफ ऑनर, जिसको कि हम लगभग 3 पेज में डिस्कस कर रखे कि मोस्टली ना कभी कभी एग्जाम में सिर्फ द रूट्स ऑफ ऑनर को डिस्कस करने बोल देता है, इस वजह से इसको हम लॉन्ग में डिस्कस कर रखे हैं। द वेंस ऑफ वेल्थ, इसको हम 1 पेज में, 1-1.5 पेज में डिस्कस किए हुए हैं। उसके बाद ये थर्ड जो है वो फ्रेंच नेम है क्विजविडिकेट्स टेरम, जिसका कि इंग्लिश में अर्थ होता है, मीनिंग होता है हु जज ऑन अर्थ। फोर्थ भी जो है वो फ्रेंच में लिखा हुआ है एड वॉलेरम
अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। तो ये 4 एसे को हम आगे डिस्कस किए, जिसमें सबसे पहले वाले को थोड़ा लॉन्ग में डिस्कस कर रखे हैं। तो आपके एग्जाम में फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया कि ये पहले वाले एसे को डिस्कस करना है, तो आप क्या करोगे, पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके बाद कुछ की थीम्स जो हम ऊपर डिस्कस कर रखे हैं कि की पॉइंट्स, जो मेनली की थीम्स या पॉइंट्स हम लोग बोल सकते हैं इस नॉवल में, इस एसे में डिस्कस किया गया है, उसको दिखा दोगे पॉइंट वाइज। उसके बाद लिखोगे द एसे अनटू दिस लास्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 एसेस, इसको 4 एसेस या 4 पार्ट, जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहा कि 4 पार्ट में बांटा गया है, चारों का नाम दे दोगे। उसके बाद सिर्फ द रूट्स ऑफ ऑनर को डिटेल में डिस्कस करोगे, फिर कंक्लूजन डालोगे, हो गया आपका द रूट्स ऑफ ऑनर का आंसर। फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि अनटू दिस लास्ट को डिस्कस करना है, मतलब कोई स्पेसिफिक चैप्टर का नाम नहीं दिया, कोई स्पेसिफिक पार्ट का नाम नहीं दिया, तो उसमें क्या करना होगा, आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा, थोड़ा सा ऑथर के बारे में लिखना होगा। उसके बाद ये सारा लाइन यूज करना होगा कि इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, चारों का नाम देना पड़ेगा, और उसके बाद ना इन चारों को एक एक पेज में डिस्कस करना पड़ेगा। इन चारों को एक एक पेज में डिस्कस किए, या फिर और ज़्यादा शॉर्ट चाहो तो आधा आधा पेज में भी डिस्कस कर सकते हो, तो आधा आधा पेज में डिस्कस किए, उसके बाद एंड में कंक्लूजन वाला सेक्शन डाले, बस कहानी खत्म, मतलब क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले वाले को, द रूट्स ऑफ ऑनर को डिटेल में। द फर्स्ट एसे टाइटल द रूट्स ऑफ ऑनर, जो पहला एसे है उसका टाइटल रखा गया द रूट्स ऑफ ऑनर, आउटलाइंस द प्रॉब्लम्स एग्जिस्टिंग इन द रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। एक मालिक और मजदूर के रिलेशन के बीच, संबंध के बीच क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या दिक्कत होता है ना, उसको दिखाने की कोशिश की गई है इस फर्स्ट वाले एसे में। एंड स्टेट्स दैट, और ये दिखाया गया है, ये बताया गया है कि एम्प्लॉयर मस्ट डील ऑनरेबली विथ हिज एम्प्लॉयज, की एम्प्लॉयर जो होता है, इट मीन जो मालिक होता है ना, उसको अपने एम्प्लॉयज के साथ सम्मान पूर्वक डील करना चाहिए, मतलब अपने एम्प्लॉयज का सम्मान करना चाहिए, एम्प्लॉयर को, मालिक को। रस्किन राइट्स, रस्किन लिखते हैं, एंड एज द कैप्टन ऑफ ए शिप इज बाउंड टू बी द लास्ट मैन टू लिव हिज शिप इन केस ऑफ wreck। मतलब यहाँ पे रस्किन बताते हैं कि जैसे एक शिप का कैप्टन होता है, तो जब शिप का सामना किसी तूफान से होता है ना, तो एक कैप्टन का यही काम होता है ना कि वो सबसे आखिरी में उस शिप को छोड़ेगा, मतलब उस शिप से सभी लोगों को पहले सुरक्षित उतारेगा, उसके बाद वो खुद के बारे में सोचेगा। एंड टू शेयर हिज लास्ट क्रश विद द सेलर्स इन केस ऑफ फेमिन, अगर शिप पे अकाल पड़ जाती है तो कैप्टन का के ऊपर ये भी दायित्व होता है, इस चीज़ के लिए भी कैप्टन बंधा होता है कि वो अपना आखिरी होता है ना खाने का टुकड़ा तक अपने सेलर्स के साथ, नाविकों के साथ शेयर करेगा। शो द मैन्युफैक्चरर, इसलिए जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, इट मीन्स बड़े बड़े कंपनी के मालिक होते हैं, इन एनी कमर्शियल क्राइसिस और डिस्ट्रेस, किसी भी तरह के कमर्शियल क्राइसिस, इट मीन्स किसी तरह का व्यापार में अगर संकट आ जाए, डिस्ट्रेस इट मीन्स विपत्ति आ जाए, इज बाउंड टू टेक द सफरिंग ऑफ इट विथ हिज मैन, तो वो जो कंपनी का मालिक होता है ना, वो इस चीज़ के लिए बाउंड इट मीन्स बंधा हुआ होना चाहिए, वो अपने वर्कर्स के साथ उस विपत्ति का सामना खुद भी करेगा, मतलब सिर्फ वर्कर्स के ऊपर लोड नहीं होना चाहिए जब कोई संकट आ जाए कोई भी कंपनी में। तो रस्किन देन प्रपोजेज वन ऑफ हिज मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल आइडियाज, उसके बाद रस्किन जो है अपना सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल आइडियाज जो विचार है उसको ऑफर करते हैं, वो है वर्क शुड बी पेड एट एन इक्वल रेट फॉर ए गिवन जॉब। उनका मानना था कि कोई भी काम हो ना तो सबको इक्वल अमाउंट में पैसा मिलना चाहिए, ऐसा ना हो किसी को ज़्यादा और कम मिले। ही सेज, वो कहते हैं द नेचुरल एंड राइट सिस्टम रिस्पेक्टिंग ऑल लेबर इज, कि एक प्राकृतिक और राइट एकदम सही सिस्टम है जिसमें कि रिस्पेक्ट किया जाए सारे लेबर का, वो है दैट इट शुड बी पेड एट ए फिक्स रेट, ये यही है कि सबको एक फिक्स रेट मिलना चाहिए, फिक्स सैलरी मिलनी चाहिए। बट द गुड वर्कर एम्प्लॉयड, और जिसमें वो बताते हैं कि जो गुड वर्कर है, अच्छा वर्कर है, उसी को जॉब पे रखना चाहिए, उसी को एम्प्लॉयड रखना चाहिए। एंड द बैड वर्कर अनएम्प्लॉयड, और जो बैड वर्कर है ना उसको अनएम्प्लॉयड कर देना चाहिए। रस्किन ऑल्सो गिव सॉल्यूशन फॉर द इंफीरियर वर्कर, रस्किन जो है इंफीरियर वर्कर्स के लिए भी आगे सॉल्यूशन देते हैं, हु इज अनएम्प्लॉयड, जो कि अनएम्प्लॉयड है। फर्स्ट, ऑल वर्कर्स आर टू बी एजुकेटेड एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट, वो बताते हैं कि स्टेट के एक्सपेंस पे, स्टेट के खर्च पे ना सभी वर्कर्स को ना एजुकेटेड करना चाहिए, इट मीन्स शिक्षा दिया जाना चाहिए जो भी अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास स्किल नहीं है। शो दैट दे हैव इन थ्योरी द सेम स्किल सेट, ताकि उनके पास भी थ्योरी के रूप में ही, जब उनको एजुकेशन मिलेगी तो थ्योरी के रूप में उनके पास सेम स्किल सेट आ जाएगा, सेम कुशलता आ जाएगी जो कि एम्प्लॉयड वर्कर्स के पास कुशलता है। सेकेंड, शुड सेटअप मैन्युफैक्चरी, सेकेंड वो कहते हैं कि मैन्युफैक्चरीज को सेटअप करना चाहिए, इट मीन्स कल कारखाने सेटअप करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहिए। विच वुड सप्लीमेंट द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, जिससे निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उत्पादन होगा। एंड प्रोवाइड जॉब फॉर दोज वर्कर, और ऐसे वर्कर्स को जॉब मिलेगा हु हैव लॉस्ट आउट ऑन बिड्स फॉर जॉब, जो कि नौकरी पाने की दौड़ में फिसल गए हैं, मतलब पीछे रह गए हैं। द गवर्नमेंट वुड एंश्योर द क्वालिटी ऑफ द वर्क, और सरकार जो है यहाँ कार्य की गुणवत्ता का आश्वासन देगी, क्योंकि ये जो सारे वर्कर्स होंगे अनएम्प्लॉयड, उनको सरकार के अंदर ही ना
एजुकेट किया जाएगा, स्किल सिखाया जाएगा। एज फॉर ऑनरेबल डीलिंग विथ वर्कर्स, अब कैसे वर्कर्स के साथ ऑनरेबल तरीके से, प्रतिष्ठित तरीके से डील किया जाए, कैसे बिहेव किया जाए, उसके बारे में आगे ऑथर बात करते हैं। रस्किन कहते हैं दैट ए मास्टर ऑफ ए मैन्युफैक्चर, कि कोई अगर मास्टर है, मालिक है किसी मैन्युफैक्चरी का, कल कारखाने का, एज ही हु ट्रीट हिज सन, जैसे वो अपने बेटे को ट्रीट करता है, ही इज बाउंड ऑलवेज टू ट्रीट एवरी वन ऑफ हिज मैन, तो वो इस चीज़ के लिए बंधा होना चाहिए कि जैसे वो अपने बेटे को ट्रीट करता है ना कल कारखाने का मालिक, वैसे ही अपने वर्कर्स को भी ट्रीट करे। इस चीज़ के लिए जो है मालिक बंधा हुआ होना चाहिए। रस्किन बिलीव्स दैट, रस्किन ऐसा मानते हैं, देयर आर 5 इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन इन एवरी सिविलाइज सोसाइटी, कि 5 इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन होता है, बौद्धिक पेशा होता है सारे सिविलाइज सोसाइटी में, सारे सभ्य समाज में, नेमली जिसमें कि वो बताते हैं कौन कौन सा। एक सोल्जर जो होता है सैनिक, ए पैस्टर जो होता है वो हम लोग बोल सकते हैं प्रिस्ट या क्लर्जीमैन जो चर्च में होता है पादरी, ए फिजिशियन डॉक्टर, ए लॉयर वकील, एंड ए मर्चेंट इट मीन्स व्यापारी। पर्सन्स बिलोंग टू दिस प्रोफेशन, और जो भी लोग इस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, इन पेशों से बिलोंग करते हैं, आर एक्सेप्टेड टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज ऑनेस्टली, ऐसा माना जाता है कि ये सारे लोग जो अपना ड्यूटीज ना काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ऐसा इनसे एक्सेप्ट किया जाता है। हाउएवर रस्किन ऑल्सो क्रिटिक्स एंड प्रिवेलिंग एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस विद इन दिस प्रोफेशन, हालांकि जो रस्किन है ना वो इन व्यवसायों में प्रचलित एटीट्यूड्स मीन्स होता है दृष्टिकोण और प्रथाओं की आलोचना भी करते हैं, मतलब इन क्रिटिसाइज भी करते हैं इन प्रोफेशंस को। आर्ग्यूइंग डेट, ये आर्ग्यू देते हुए, तर्क करते हुए कि प्रैक्टिशनर्स ऑफ्टन प्रायोरिटाइज सेल्फ इंटरेस्ट, की जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना, जो ऐसे पैसे में काम करते हैं, जो व्यवसायी होते हैं ना, वो अपने हित के बारे में सोचते हैं, अपने हित को ऊपर रखते हैं, ओवर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों के कल्याण से पहले। मतलब ऐसे ये जो 5 प्रोफेशन वाले लोग हैं ना, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग इस प्रोफेशन में भी ऐसे हैं जो कि सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में, अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। ये रस्किन आगे बताते हैं। शो द एसे द रूट्स ऑफ ऑनर, इसलिए जो एसे है द रूट्स ऑफ ऑनर प्रेजेंट्स ए कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस मीन्स हो जाता है व्यापक विश्लेषण देता है विभिन्न एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी के अलग अलग पहलुओं का, इंक्लूडिंग जिसमें कि शामिल है वेल्थ, लेबर, साइंस, जस्टिस एंड इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन इट मीन्स बौद्धिक पेशा, जिसमें कि 5 पेशा हम बताएं। ठीक है, तो ये पहला वाला जो एसे है वो खत्म हो गया। अब हम लोग दूसरा एसे डिस्कस करेंगे, द वेंस ऑफ वेल्थ के बारे में। इन द सेकेंड एसे, दूसरे एसे में रस्किन अटेम्प्ट्स टू डिफाइन वेल्थ, रस्किन जो है कोशिश करते हैं वेल्थ को डिफाइन करने का, एंड टू ऑफर एन अल्टरनेटिव, साथ ही साथ एक अल्टरनेटिव ऑफर करते हैं, इट मीन्स एक विकल्प प्रस्तुत करते हैं, टू द आइडियल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इट मीन्स राजनीतिक अर्थव्यवस्था के लिए एक यहाँ पे ऑफर प्रस्तुत करते हैं, विच ही बील्स एज द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जिसको कि वो एक अमीर बनने का विज्ञान कहते हैं। रस्किन पॉइंट्स आउट दैट, रस्किन यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं, बताते हैं कि अंडर द पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम, की राजनीतिक अर्थव्यवस्था प्रणाली के तहत, गेटिंग रिच इज ऑलवेज एट द एक्सपेंस ऑफ समवन एल्स, कि कोई भी आदमी जब अमीर होता है ना, वो किसी और के एक्सपेंस पे ही, इट मीन्स किसी और की कीमत पे ही अमीर बनता है, जब भी कोई अमीर बनता है मोस्टली केसेस में। द आर्ट ऑफ मेकिंग योर सेल्फ रिच, वो बताते हैं खुद को जो अमीर बनाने की कला है, इन द ऑर्डिनरी मर्चेंटाइल इकोनॉमिक सेंस, इट मीन्स साधारण व्यापारिक अर्थव्यवस्था के अर्थ में, इज देयर फॉर इक्वली एंड नेसेसरली द आर्ट ऑफ कीपिंग योर नेबर पुअर, वो साथ ही साथ इक्वली, इट मीन्स उतना ही आवश्यक कला है, मतलब जितना खुद को अमीर बनाने की कला आवश्यक है ना, उतना वो बताते हैं कि साथ ही साथ वो कला भी आवश्यक है जिसमें अपने नीबर्स को, पड़ोसियों को गरीब रखा जाए। मतलब कहीं ना कहीं ये खुद का अमीर बनना अपने पड़ोसियों को गरीब रखने से रिलेटेड ऑथर बताए हुए हैं कि मोस्टली केस में यही होता है कि जब कोई अमीर बनता है तो वो अपने पड़ोसियों को गरीब भी बनाए रखता है। रस्किन देन प्रोवाइड सम सिंपल इलस्ट्रेशन, उसके बाद रस्किन कुछ साधारण इलस्ट्रेशन इट मीन्स व्याख्या देते हैं, दैट सोज दैट, जो दिखाता है कि द एक्यूमुलेशन ऑफ रिचेज ऑन द पार्ट ऑफ वन मेंबर ऑफ ए स्मॉल सोसाइटी, कि किसी एक छोटे सोसाइटी में जब किसी एक आदमी के पास होता है ना, धन इकट्ठा हो जाता है, धन संग्रह हो जाता है, तो द डिटर्मिनेंट ऑफ द अदर्स हैज़ द इफेक्ट ऑफ डिमिनिशिंग द वेल्थ ऑफ द सोसाइटी एज ए होल। तो मतलब किसी एक आदमी के पास अगर किसी छोटे सोसाइटी में धन इकट्ठा हो जाता है ना, इससे क्या होता है ना, जो दूसरे लोग जो है ना उस सोसाइटी के, उनका हानि होता है, और साथ ही साथ जो समाज की संपत्ति है ना वो भी कम हो जाती है। मतलब एक सोसाइटी में, स्मॉल सोसाइटी में किसी एक इंसान के पास धन इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ऑथर का ये कहना है कि इससे क्या होगा, दूसरे लोगों की हानि होती है, इससे पूरे समाज का विकास नहीं होता, सिर्फ एक इंसान इंडिविजुअल डेवलप करता है, एक इंसान का विकास होता है। इसी चीज़ के मेनली जो ऑथर है वो अगेंस्ट हैं। नेशनल वेल्थ इज नॉट बिल्ड बाय ए सिस्टम ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स गेटिंग रिच एट द एक्सपेंस ऑफ मैनी, वो बताते हैं जो राष्ट्र संपत्ति का निर्माण होता है ना, वो कुछ व्यक्तियों द्वारा अनेक व्यक्तियों की कीमत पर
धनी बनने से नहीं होता है कि मतलब 50 लोग ग्रुप में हैं तो उसमें से 10 आदमी अमीर है, वो 40 लोगों को गरीब बनकर, तो इससे राष्ट्रीय संपत्ति का निर्माण नहीं होता। बट बाय द इक्विटेबल शेयरिंग से होता है कि बराबर बंटवारे से होता है ऑफ रिचेस, इट मीन्स धन का बराबर बंटवारे से इमंग द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ सिटीजन्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कितना धन दिया जा सके ना, उससे राष्ट्र संपत्ति की बढ़ोतरी होती है। मतलब 10 लोगों को अमीर बनाने से अच्छा है कि 50 लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल दिया जाए, सिर्फ 10 लोगों के बारे में ना सोचा जाए, बल्कि वहाँ पे 50 लोगों के बीच ना धन का बंटवारा हो बराबर अमाउंट में। एंड ब्रिंगिंग अप ऑफ एज मैनी सिटीजन एज पॉसिबल, और जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक ढेर सारे सिटीजन्स को टू द हाइएस्ट लेवल पे लाने की कोशिश करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड इंटेलेक्ट। मतलब जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना एजुकेशन के स्तर पर, इट मीन शिक्षा के स्तर पर, इंटेलेक्ट इट मीन बौद्धिक स्तर पर नहीं कि हाईएस्ट लेवल पे आ सके, ऊंचा स्तर पे आ सके। इससे जो है राष्ट्र संपत्ति का निर्माण होता है। इंडिविजुअल रिचेज एज प्रपोज्ड बाय द पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट आर नॉट बेनिफिशियल टू सोसाइटी एज ए होल। वो बताते हैं कि पूरे सोसाइटी के लिए ना जो कोई एक आदमी अमीर बनता है ना वो बेनिफिशियल नहीं होता है, कि सिर्फ एक आदमी का अमीर बनना ये समाज के लिए फायदेमंद नहीं होता है। वाइल जस्ट एंड ऑनरेबल वेल्थ इज ए बेनिफिशियल टू ऑल, जबकि क्या होता है ना कि न्याय संगत, ऑनरेबल इट मीन्स सम्मानजनक, वेल्थ इट मीन्स धन का बंटवारा किया जाए सारे लोगों के बीच, वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होता है, वो सारे लोगों के लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, तो मेनली जो है सेकंड एशे में ऑथर इस बारे में बात करते हैं कि कैसे धन को जो है ना ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच बांटा जा सके, किसी एक इंसान के पास धन इकट्ठा ना हो बल्कि उसको ज्यादा से ज्यादा सिटीजन्स के पास पहुंचाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को मिल सके धन का वो फायदा। ठीक है, किसी एक आदमी के अमीर होने से जो है वो नेशनल वेल्थ क्रिएट नहीं होता है। अब जो थर्ड एशे है क्विज जुडिकेटिस टेरम हु जजेस ऑन अर्थ, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। द थर्ड एशे डील्स विथ, जो तीसरा एशे वो संबंधित है आइडियाज ऑफ जस्टिस, न्याय के आइडिया से, न्याय के विचारों से। इन दिस एशे, इस एशे में रस्किन डिस्कसेस द रिलेशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। इस एशे में रस्किन जो है डिस्कस करते हैं कि लेबर और कैपिटल, इट मीन्स श्रम और पूंजी के बीच क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। रस्किन मेक्स द स्टेटमेंट, रस्किन जो है यहाँ पे स्टेटमेंट का यूज करते हैं, इट मीन्स कहते हैं वेयर इन वी सी द रिजल्ट ऑफ जस्ट पेमेंट, जहाँ पे हम लोग जस्ट पेमेंट का, इट मीन्स क्या से न्याय तरीके से जब पैसे का भुगतान किया था ना उसका परिणाम देखते हैं, वो इस तरीके से स्टेटमेंट है। बट द सुफिशियंट और जस्ट पेमेंट, वो बताते हैं कि पर्याप्त और न्यायोचित भुगतान जो है डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ए डिसेंडिंग सीरीज ऑफ ऑफिसर्स और ग्रेड्स ऑफ लेबर। वो बताते हैं कि अलग अलग ग्रेड्स के जो ऑफिसर्स होते हैं और जो लेबर्स होते हैं, श्रमिक होते हैं, तो उनको कैसे डिसेंडिंग मतलब अवरोही श्रृंखला के माध्यम से उनके बीच धन का वितरित किया जाना चाहिए। गिव्स इट सबऑर्डिनेटेड पोर्शन फेयर एंड सुफिशियंट मीन्स, इससे क्या होता है ना कि प्रत्येक लोगों को, हर इंसान को ना एक सुफिशियंट मीन्स, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक पर्याप्त साधन मिलता है ऑफ राइजिंग इन द सोशल स्केल, अपने सामाजिक स्केल पे, इट मीन सामाजिक स्तर पर ना ऊपर उठने का एक पर्याप्त साधन मिल पाता है जब सारे वर्कर्स और लेबर्स के बीच सही तरीके से जो है पैसे का वितरण हो। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, व्हेन मेन आर ट्रीटेड एंड पेड जस्टली वी गो फ्रॉम ए सोसाइटी वेयर द रिच गेट रिचर एंड द पुअरर टू ए सोसाइटी। वो बताते हैं क्या कि हम लोग पहले तो एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे अमीर जो है दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहा है और गरीब जो है वो गरीब होते जा रहा है। तो जब मेन को, मनुष्यों को, श्रमिकों को, वर्कर्स को ना इक्वल पे दिया जाएगा ना, तो इससे क्या होगा कि हम लोग उस सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में जाएंगे वेयर एवरीवन हैज ए चांस, जहाँ पे क्या होगा सबको चांस मिलेगा, सबके पास मौका होगा टू राइज इन इकोनॉमिक स्टेटस, कि वो अपने इकोनॉमिक स्टेटस में राइज कर सकता है, इट मीन उठ सकता है, अपने आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है। अब जो फोर्थ एशे है एड वैलोरम अकॉर्डिंग टू वैल्यू, जिसको कि इंग्लिश में कहेंगे। इन द फोर्थ एंड द फाइनल एशे, फोर्थ और फाइनल एशे में रस्किन अटेम्प्ट्स टू डिफाइन वैल्यू, वेल्थ, प्राइस एंड प्रोडक्शन। रस्किन जो है कोशिश करते हैं वैल्यू, वेल्थ, प्राइस और प्रोडक्शन को डिफाइन करने का डिफरेंटली देन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, इट मीन्स दूसरे जो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है ना उससे अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, एक अलग डेफिनेशन देते हैं खुद का। अकॉर्डिंग टू रस्किन, रस्किन के अनुसार वैल्यू इज दैट विच लीड्स टू और सस्टेन लाइफ, कि मूल्य जो है वह जीवन को आगे बढ़ाता है या बनाए रखता है। फिर आगे जो है बुक का ही लाइन लिया गया एज ए कोटेशन, ए हॉर्स इज यूजलेस, कि एक घोड़ा जो है वो बेकार है, एंड देयरफॉर अनयूजेबल, कि अगर वो होता है ना कि अनयूजेबल है, इट मीन्स बिक्री के योग नहीं है। इफ़ नो वन कैन राइड इट, कि अगर उस पर कोई सवारी नहीं कर रहा है ना तो वो घोड़ा बेकार है, अगर उसका वो उपयोग में नहीं आ रहा है। ए स्वॉर्ड इफ नो वन कैन स्ट्राइक, की एक तलवार बेकार है यदि अगर इससे कोई हमला नहीं कर पा रहा है। एंड ए मीट इफ नो वन कैन ईट, और वो मीट भी बेकार है, वो मांस भी बेकार है जिसको कोई खा नहीं सकता। दस इस प्रकार एवरी मटेरियल यूटिलिटी, इट मीन्स प्रत्येक भौतिक उपयोगिता जो है डिपेंड्स ऑन इट्स रिलेटिव ह्यूमन कैपेसिटी, ये डिपेंड करती है मानवीय क्षमता पर, इट मीन्स
प्रत्येक जो भौतिक उपयोगिता है ना वो उसकी मानवीय क्षमता पर निर्भर करती है। वेल्थ इज डिफाइंड एज, वो बताते हैं कि वेल्थ को डिफाइन किया गया, यहाँ पे धन को डिफाइन किया गया, द पोजेशन ऑफ यूजफुल आर्टिकल्स, कि मतलब उपयोगी वस्तुओं पर कब्जा, विच वी कैन यूज, जिसका कि हम लोग उपयोग कर सकते हैं। मेयर पोजेशन और एक्यूमुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट वेल्थ, वो बताते हैं कि केवल वस्तुओं पर कब्जा करना या फिर उसको जमा करना वो वेल्थ नहीं है, वो धन नहीं है। प्राइस इज डिफाइंड, प्राइस को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है, द क्वांटिटी ऑफ लेबर गिवन बाय द पर्सन डिजायरिंग इट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन पोजेशन ऑफ इट। रस्किन देन समराइज हिज इकोनॉमिक थिंकिंग, उसके बाद रस्किन जो एक सारांश प्रस्तुत करते हैं अपने आर्थिक थिंकिंग का, आर्थिक विचार का, एज एन एक्सियम, एक सिद्धांत के रूप में। देयर इज नो वेल्थ बट लाइफ, वो बताते हैं कि जो है ना जीवन के अलावा कोई धन नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है ये कि जीवन के अलावा कोई धन नहीं है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो धन है वो जीवन है, मनुष्य का जीवन है। लाइफ इंक्लूड्स ऑल इट्स पावर ऑफ लव, लाइफ में जो है सारे प्यार की शक्तियों को, जॉय इट मीन्स खुशियों, इट मीन्स एडमायरेशन, इट मीन्स प्रशंसा, ये सारा कुछ शामिल किया गया है। दैट कंट्री इज द रिचेस्ट विच नरिशेस द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ नोबल एंड हैप्पी बीइंग्स, वो बताते हैं कि वो कंट्री जो है सबसे अमीर है, जो उसमें कि सबसे ज़्यादा खुश लोग रहते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा समृद्ध लोग रहते हैं, वो उसी को कंट्री को सबसे ज़्यादा पैसे वाला माना गया है, जिसमें अच्छे लोग रहते हैं और शांति से रहते हों। That man is richest who having perfected the function of his own life to the utmost, उस व्यक्ति को समृद्ध बताया गया जिसने अपने जीवन के सारे कार्यों को पूरी तरह से पूर्ण कर लिया, एंड हैज आल्सो द वाइडेस्ट हेल्पफुल इन्फ्लुएंस, साथ ही साथ वैसे व्यक्ति का वाइडेस्ट इट मीन्स बड़े व्यापक रूप से एक सहायक इन्फ्लुएंस पड़ता है, एक सहायक प्रभाव पड़ता है, बोथ पर्सनल एंड यूजिंग हिज पोजीशन ओवर द लाइफ्स ऑफ अदर, कि वैसे जो व्यक्ति होते हैं ना दूसरे के जीवन पर व्यक्तिगत और अपनी संपत्ति के माध्यम से बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं, इट मीन्स व्यापक प्रभाव डालते हैं। रस्किन वॉन्ट्स पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, रस्किन जो है पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट से चाहते हैं टू फोकस ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, कि वो लोग ना प्रोडक्ट्स के टाइप पे फोकस करें, प्रोड्यूस्ड बाय ए सोसाइटी, जिसको कि एक समाज के द्वारा उत्पादित किया जा रहा हो। हाउ वाइडली दिस थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पॉपुलस, कि कैसे इन चीज़ों को, इन प्रोडक्ट को जो है पॉपुलस इट मीन जनता के बीच में किस तरीके से वितरित किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, एंड हाउ वेल पीपल यूज देम, और कैसे जो है कितनी अच्छी तरीके से जो लोग हैं इसका उपयोग करते हैं। मोस्ट क्रूशियली, सबसे महत्वपूर्ण, ही सीज ए ट्रू साइंस, वो देखते हैं एक सच्चे साइंस को, पॉलिटिकल इकोनॉमी को, एंड ट्रू मर्चेंट इट मीन सच्चे व्यापार को, मैन्युफैक्चर कंपनी को, एज प्रोड्यूसिंग ए नेशन, एक ऐसे नेशन को प्रोड्यूस करते हुए, मतलब ये सब मिलके जो एक ऐसा नेशन प्रोड्यूस करते हैं, ऑफ हेल्दी इंगेज्ड एम्प्लॉय, जिसमें कि हेल्दी स्वस्थ और इंगेज्ड एम्प्लॉय हो, हु लिव्स मीनिंगफुल जॉयफुल लाइफ्स, जो कि मीनिंगफुल इट मीन्स सार्थक और जॉयफुल इट मीन्स खुशी वाला जीवन जी सके। ये सारे जो साइंस, पॉलिटिकल इकोनॉमी और ट्रू मर्चेंट, सच्चा व्यापारी और मैन्युफैक्चरर है ना, ये लोग ऐसा नेशन बना सकते हैं जो एम्प्लॉयज है वो मीनिंगफुल और जॉयफुल लाइफ जी सके। फॉर रस्किन, रस्किन के लिए दैट कंट्री इज द रिचेस्ट, वो कंट्री जो है सबसे रिचेस्ट है, सबसे अमीर है, विच नरिशेस द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ नोबल एंड हैप्पी ह्यूमन बींग्स, से पहले हम बताएं कि वो कंट्री जो है सबसे अमीर है जिसमें सबसे ज़्यादा खुश लोग रहते हैं। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है वो महात्मा गांधी पैराफ्रेज, महात्मा गांधी के पैराफ्रेज से रिलेटेड है। महात्मा गांधी जो एक संक्षिप्त व्याख्या दी है इस बुक पे उससे संबंधित है। अगर महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में ना, तो आपको जो नोट्स है इस वाले सेक्शन से स्टार्ट करना है, फिर इसी में आपको इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन से कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट्स डालना है, और थीम्स में जो वो पॉइंट वाला सेक्शन था वो 4-5 पॉइंट लिख देना है। उसके एनालिसिस में से भी जो आपको लगे कि ये चीज़ लिखना है, ये चीज़ आसान लग रहा है, तो वो लिख दो, और फिर एंड में फिर से महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर दो और ख़त्म कर दो। तो इस तरीके से ये महात्मा गांधी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको भी आंसर आप रेडी कर सकते हो। Unto this last had a very important impact on Gandhi's philosophy, गांधी जी के फिलोसफी पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है Unto this last का। He discovered the book in March 1904, उनको जो ये बुक मिली वो मार्च 1904 में मिली, थ्रू हेनरी पॉलक के थ्रू, विच ही हैड मिट इन ए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, जिससे कि वो मिले थे एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट इन साउथ अफ्रीका में। पोलक वॉज सब एडिटर, पोलक जो थे वो एक सब एडिटर थे ऑफ द जोन्सबर्ग पेपर के, और द क्रिटिक भी थे, आलोचक भी थे। गांधी डिसाइडेड इमीडिएटली नॉट ओनली टू चेंज हिज ऑन लाइफ अकॉर्डिंग टू रस्किन टीचिंग, गांधी जी यहाँ पे इस बुक को पढ़ने के बाद तुरंत डिसाइड करते हैं कि वो मतलब रस्किन के टीचिंग के अनुसार, पाठ के अनुसार सिर्फ अपनी ही लाइफ नहीं चेंज करेंगे, बट ऑल्सो टू पब्लिश हिज ऑन न्यूज़पेपर, बल्कि खुद का अपना न्यूज़पेपर पब्लिश करने
का भी डिसाइड करते हैं इंडियन ओपिनियन के नाम से फ्रॉम ए फार्म, और उस फार्म से इस पेपर को रिलीज करते हैं वेयर एवरीबडी वुड गेट द सेम सैलरी, जहाँ पे सभी लोगों को ना सेम सैलरी दिया जाए विदाउट डिस्टिंक्शन, बिना किसी भिन्नता के, और फंक्शन, रेस, नेशनलिटी, मतलब किसी आधार पे भिन्नता नहीं की जाए, वहाँ पे सारे लोगों को जो है सेम सैलरी मिलती थी। दिस फॉर दैट टाइम वॉज क्वाइट रिवॉल्यूशनरी, और ये जो था उस समय के लिए काफ़ी क्रांतिकारी था कि सबको एक जैसा सैलरी दिया जा रहा है बिना उसके काम में अंतर किए बिना, मतलब राष्ट्रीयता में अंतर किए बिना। गांधी ट्रांसलेटेड अनटू दिस लास्ट इनटू गुजराती, हम पहले ही बताएं गांधी जी जो है इस बुक को ट्रांसलेट किए गुजराती में इन 1908 में अंडर द टाइटल ऑफ सर्वोदया, और इसका टाइटल सर्वोदया कर दी अपने बुक का गांधी जी, जिसका कि इंग्लिश में मीनिंग होता है वेल बीइंग ऑफ ऑल, इट मीन्स सभी का कल्याण। वालजी गोविंद जी देसाई, फिर से यहाँ एक ऑथर का नाम दिया हुआ है कि वालजी गोविंद जी देसाई जो है ट्रांसलेटेड इट बैक टू इंग्लिश, इस बुक को फिर से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया इन 1951 में अंडर द टाइटल, और फिर इसका टाइटल रखे अनटू दिस लास्ट ए पैराफ्रेज। ठीक है, वालजी गोविंद जी देसाई जो है 1951 में अनटू दिस लास्ट को फिर से ट्रांसलेट किया और उसका टाइटल रखे अनटू दिस लास्ट ए पैराफ्रेज। बोथ दोनों गांधी जी, मार्टिन लूथर किंग एंड मैनी अदर्स वे आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय अनटू दिस लास्ट, मतलब अनटू दिस लास्ट जो ऐसे है ना उससे गांधी जी, मार्टिन लूथर किंग और भी ढेर सारे जो लोग हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड, और इसको ना विक्टोरियन इंग्लैंड का, विक्टोरियन पीरियड के इंग्लैंड का ना महत्वपूर्ण साहित्यिक वर्क में से माना जाने लगा, मतलब महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों में से एक माना जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है अनटू दिस लास्ट का एक्सप्लेनेशन। आप इस वीडियो के हेल्प से 4-5 क्वेश्चन का आंसर रेडी कर सकते हो। कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। आप लोग को पता होगा कि पीडीएफ जो है 1 मई से हम सारे टॉपिक का पेड कर दिए हैं, तो पीडीएफ का प्राइस जो है 30 रुपीज़ है एक टॉपिक के पीडीएफ का प्राइस। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पेड पीडीएफ के लिए आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।